होगा तो लगता है 24 घंटे या 48 घंटे वो हाथ को धोया नहीं होगा। उस हाथ को मैं भी छूना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। तो ये फीलिंग हर एक व्यक्ति के मन में होती है। आप भी अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन होंगे, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। और जब ऐसे व्यक्ति उनको मिलकर आते हैं, जब मेरे पिताजी उनको मिलकर आए थे, मैं यही बताना चाहूंगी कि कूली फिल्म में जब उनको चोट लगी थी तो वडोदरा शहर से अरविंद पंड्या उल्टे दौड़कर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे, उनके लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो मेरे पिताजी उनके साथ थे और वो अमिताभ बच्चन जी को मिलकर उनके घर से जब लौटे थे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत छोटी थी, आज वो बात मुझे याद आ गई। सो एक और वाकया दीपाली जी का मैं बता दूं, जो केबीसी सेट पर उन्होंने किया था। किसी भी सेलिब्रिटी को हम मिलते हैं तो हम उनके साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो ट्रेंड चला है वो हम उनसे कुछ वीडियो बनाकर रील बना लेते हैं। ये दीपाली जी ने तो क्या कमाल किया कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए देकर अमिताभ बच्चन जी से जो एंडोर्समेंट करवाती है कंपनियां और लोग, दीपाली जी ने ऐसे ही वो करवा लिया। उनकी कॉलर ट्यून अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड करवा ली। सबसे पहले वो अनुभव कैसा था और जिस तरह आपने अलग अलग अंदाज में उनसे बुलवाया, उसके बारे में बता दीजिए। मैम, मेरा ये सपना 6 से 7 साल पुराना था और मेरे हस्बैंड 20 सालों से इसके लिए ट्राई कर रहे थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो से। और मैं एक प्राउड वाइफ हूँ कि मैंने इनका सपना पूरा किया है। जी। और जब सर ने मेरा नाम पुकारा दीपाली सोनी, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैं ऐसे दौड़ के पहुंच गई वहां पर। जी। मैंने सर को बोला, सर मेरा ये बहुत साल पुराना सपना है और मैंने इस पल को न जाने कितनी बार जिया है सपनों में। कोई भी हाउसवाइफ आती थी जब हॉट सीट पर तो उसमें मैं अपने आप को देखती थी। तो मेरा इतना साल पुराना सपना है सर, मुझे अभी और रिपीट करके बताइए मेरा नाम, और रिपीट करके और प्यार से सर, मुझे इसकी कॉलर ट्यून बनानी है। तो सर ने भी परमिशन दी कि ओके और वो भी बहुत खुश हो गए। और मैंने बोला सर और प्यार से डॉन की स्टाइल में भी मैंने बुलवाया उनको। और फिर डॉन की स्टाइल के बाद में बोले अब कहा, तो फिर आप कैंसिल हो जाओगे। तो ये एक बहुत अनोखा अंदाज और बहुत ही अलग तरीके से मिलने का जो अमित जी का जो तरीका है वो वाकई बहुत लाजवाब है। हम घर में टेलीविजन पर देखते हैं, आप वो महसूस कर आई हैं। तो आपने बातों बातों में बता तो दिया ही है कि 7 साल पुराना आपका ये सपना पूरा हुआ और आप हॉट सीट पर बैठ कर आई हैं। तो उसके लिए 7 साल से आप किस तरह से तैयारी कर रही थी और किस तरह आपने अप्रोच किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो तो चलेगा जी। कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, हर एक क्षेत्र में हमको तैयार रहना पड़ता है इसके लिए। और इस साल लगभग लाखों एंट्री आई थी, उसमें से 6000 लोगों को फोन कॉल आया और 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें से चुन के 3000 लोगों के जीके टेस्ट हुए और वहां से जीके टेस्ट क्लियर करके हम जब पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंचे तब 1500 से 1800 लोग रह गए थे हम लोग। और उसमें से सिलेक्ट होते होते उन लोगों ने 150 का सिलेक्शन किया और उसमें से मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मैं नंबर 1 कंटेस्टेंट बन गई केबीसी 16 के लिए। और हमारे ये जो सीजन का स्टार्टिंग होगा, शुभारंभ होगा, उसमें सबसे पहले मेरा नाम फ्लैश होगा, दीपाली सोनी। और मुझे प्राउड इस बात का है कि दीपाली सोनी के साथ मेरे संस्कारी नगरी वडोदरा गुजरात का नाम आएगा। उससे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मैम। जी, हम खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जब से ये बात सुनी है। और क्योंकि ये कल से ही शुरू हो रहा है, आज जब आप ये हमारी बातें सुन रहे हैं, सोमवार से ये सीजन 16 शुरू हो रहा है और दीपाली जी पहले ही सीजन के दूसरी कंटेस्टेंट आप, और एपिसोड पहले में ही वो दिखने वाली हैं। तो आप जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे उस चेयर पे बैठी थी तो अंदर से क्या फील हो रहा था कि अब क्या होगा? आप बिल्कुल सही समय पर जो जवाब देने होते हैं उस टाइम पे क्या, यानी क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चीजें सोचता है,
दिल हमें बहुत सॉफ्टली सारी बातें बताता है और दिमाग ऐसा होता है कि नहीं 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 मुझे कुछ भी करके सिलेक्ट होना है। तो ये सारी चीजें क्या चल रहा था तब? मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर था, कुछ भी करके जाना तो है हॉट सीट पे। और मुझे ये मौका मिला था फास्टेस्ट फिंगर में खेलने का, तो मैं ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी। फर्स्ट डे पे पहला क्वेश्चन मेरा इतना फास्टेस्ट नहीं हुआ, पर सेकंड क्वेश्चन जब आया तब मैंने एडी चोटी का जोर लगा दिया और सर भी इतने खुश हो गए कि मैम आपने 3 सेकंड में इतना तेज जवाब दिया है। मैंने बोला सर आपसे मिलने के लिए, आपके सामने बैठने के लिए मैंने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। क्या बात है। वो एक अलग ही माहौल रहता है वहां पर जो आप देख कर आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या करती है आप। मैंने बोला सर मैं अपना शायराना अंदाज में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर मैंने उनको सुनाया, हजारों सितारों के मिलने से जैसे बने हैं हमारे एबी सर, वैसे ही छोटी छोटी ख्वाहिशों के मिलने से बनती है एक होम मेकर। सपनों की इस नगरी में मैं भी कुछ सपने लेके आई हूँ, अपने हमसफर को भी संग लेके आई हूँ। इच्छाओं के पंख ने दी है आज मुझे ये उड़ान, यही होगा वो मंच जिससे बनाऊंगी अपनी पहचान। मिसिस सोनी से दीपाली तक का ये सफर तय करूंगी आज, अपने सर पर सजाऊंगी केबीसी का ताज। क्या बात है। सर इतने खुश हो गए वो सुन के। उन्होंने बोला कि मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आप होम मेकर हो, और होम मेकर का टास्क बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि कई होम मेकर ऐसी होती है जो मायूस होकर बोलती है मैं होम मेकर हूँ, पर आपने जिस अंदाज से अपना बयां किया है तो वो काबिले तारीफ है। वो भी खुश हो गए। और प्राउड की बात, वो प्राउड फील वाकई करा रही हैं। वो सिर्फ अकेली प्राउड फील नहीं कर रही है, हम पूरे वडोदरा वासी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। पूरा गुजरात प्राउड फील कर रहा है कि आप गुजरात को, वडोदरा को रिप्रेजेंट करके आई हैं। आप वहाँ एज ए कंपेनियन वहाँ गए थे नीलेश जी। yes, और जिस तरह अमिताभ जी कहते हैं साथ में कौन आया है, पति जी है, पति जी। यस यस यस। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम नीलेश सोनी है, मैं GSFC कंपनी में ऑफिसर के रूप में जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी मुलाकात दीपाली से कब हुई थी और कैसे हुई थी। मैंने कहा कि हमारा एक अरेंज मैरिज का सेटअप था और हम घर में उनके लिए वेट कर रहे थे, और एक कर्टेन के पीछे से एकदम मैंने देखा कि दीपाली की एंट्री हुई, और मैंने जब पहली नज़र में लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो और फिर हम जब भी जगह अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हम हमारा वीडियो शूट करते हैं, तो वो वीडियो भी उन्होंने प्ले करके KBC के सेट पे बताया है। क्या बात है। यस यस यस। तो ये वीडियो क्या, यानी आपकी पर्सनल लाइफ के कहीं घूमने गए हैं, वो सारे वीडियो? हाँ, हम जब भी जगह कोई भी जगह घूमने जाते हैं तो हम एक छोटी सी रील बनाते हैं। हम अभी राजस्थान में उदयपुर में गए थे, तो वहाँ एक सीनरी इतना अच्छा था, तो हमें धड़कन पिक्चर के सॉन्ग की याद आ गई, तो हमने पूरा धड़कन पिक्चर पे वो सॉन्ग पूरा बनाया। तो वो सॉन्ग देख के मतलब कि पूरी जो ऑडियंस थी वो भी बहुत रोमांचित हो चुकी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैम हमारी पूरी फैमिली है ना, वो थोड़ी सी फिल्मी है। फिल्मी है। अच्छा। हम लोग शॉर्ट मूवीज भी बनाते हैं और राहिल सोनी यूट्यूब चैनल पे रिलीज करते हैं। तो मैं डायलॉग लिखती हूँ, कोई शूटिंग करता है, कोई डायरेक्ट करता है, मतलब उसपे हमारी बहुत सारी मूवीज है। और हम लोग बहुत सारे कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेते हैं। FM के ऑलमोस्ट सारे कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट लेती हूँ। इवेंट्स में हम जाते हैं, और मैं FM लेडी के नाम से भी मशहूर हूँ मेरे सर्कल में। क्या बात है, क्या बात है। और इस साल मैम हमको बेस्ट एक्ट्रेस का हमारी मूवीज को अवार्ड मिला था। और 2 साल पहले उन्होंने जो फिल्म प्रोजेक्ट थे, कंपटीशन थी, उन्होंने बोला कि ये एक ऐसी मूवी है, ब्रेसलेट मूवी हमने बनाई थी उस वक्त, कि तीन जनरेशन ने काम किया है। तीन जनरेशन ने हमारी काम किया था। वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि एक ऐसी मूवी है। जी 3 जनरेशन यानी मेरे ससुर, सास ससुर भी थे उसमें, मैं भी थी, और मेरा बेटा भी डायरेक्शन में था। तो हम तीनों जनरेशन ने काम किया था। क्या बात है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और हम लोग बहुत कम टीवी देखते हैं। मतलब रिमोट गुम हो जाता है ना, तो 6 महीने तक कभी मिलता भी नहीं है। तो हमने तीनों जनरेशन साथ में बैठ के हमने रामायण, महाभारत और KBC, ये 3 हम बहुत मजे से देखते हैं। हम यानी KBC में जाना था इसीलिए देखते थे? नहीं, पहले तो मैं एज ऑडियंस देखती थी, मुझे नहीं जाना था। मतलब ऐसे जिसको चलना ही नहीं आता वो ओलंपिक में मतलब रनर बनने की तो सोच भी नहीं सकता कभी। पर एक बार मैंने
पिछले 2-3 साल 2018-19 में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, तो उसमें मुझे करंट अफेयर्स आने लगे, मतलब डायनेस्टी समझ में आने लगी, और यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प की। पढ़ाई करती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है, पर यूट्यूब से मुझे बहुत नॉलेज मिला है उसमें, मेरी एग्जाम्स की तैयारी में जी। वो बहुत हेल्पफुल है। कुकिंग करते करते भी सुनो, कोई भी काम करते करते मतलब बहुत कंफर्टेबल है ये। और लर्निंग का अभी ये बेस्ट, मैं तो बोलती हूँ बेस्ट टाइम है लर्निंग के लिए। कुछ भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में जाओ बुक्स को, जो कुछ भी अगर हमको चाहिए तो यूट्यूब से 1 सेकंड में मिल जाता है। अभी गूगल बाबा जिंदाबाद है। हाँ जी, है ना? जी। तो ये आपको कॉल आया, फिर आप सिलेक्ट हुई, जैसे आप बता रही हैं, लाखों लोगों में से 6,000 में से 3,000 और 3,000, तो फिर ऑडिशन वगैरह हुए थे, क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए। 6,000 में से 3,000 लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। जी। रोज के 600 2 दिल्ली में थे और 3 ऑडिशन बॉम्बे में रखे गए थे। तो मेरा नंबर फर्स्ट डे को ही था, तो मैं सुबह में 6 साढ़े 6 बजे पहुंची, तो मेरा नंबर ऑडिशन का था 543। मतलब इतने लोग, इससे आगे के लोग मेरे आगे थे, 542 लोग मेरे आगे थे जी। तो मेरा नंबर आते आते, मेरा जीके टेस्ट पहले हुआ 9:30-10 बजे, और 20 मार्क के क्वेश्चन आए, 20 मार्क 20 क्वेश्चन, और 20 मिनट का टाइम दिया गया। तो जो कट ऑफ उन्होंने रखा था 14-15 रखा होगा, कि 15 से ऊपर जितने के मार्क्स आए वो सब रहे, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। तो 600 हम लोग थे, तो 300 एलिमिनेट हो गए, 300 रहे। फिर एक एक जैसे जैसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मेरा नंबर आते आते रात के 10 बज गए। फिर मैं जैसे ही ऑडिशन में आती हूँ तो वहाँ सेटअप लगा हुआ है पूरा, 2 बड़े बड़े कैमरास, 3 क्रू मेंबर्स। फिर उन्होंने बोला, मैम आप जैसा ड्रेसअप होके कोई नहीं आया। मैं लास्ट सेकंड थी। तो जाहिर है वो लोग भी सुबह से यही काम कर रहे हैं, मोनोटोनस, मतलब एक का एक काम। और वो एकदम से ऐसे खुश होके बोले, मैम क्योंकि मैं साड़ी पहन के गई थी और साड़ी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो उन्होंने बोला, आप जैसा ड्रेसअप होके कोई नहीं आया। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो गया कि, और उन्होंने बोला कि आप मैडम घबराना मत, इतने बड़े बड़े जो कैमरास लगे हैं, आप आराम से आंसर दो, मेरे सामने देख के आंसर दो, कैमरास के सामने नहीं देखोगे तो भी चलेगा। मैंने बोला, सर नहीं, मैं एकदम कैमरा फ्रेंडली हूँ, और हम लोग शॉर्ट मूवीज भी बनाते हैं, तो मुझे माइक कैमरा एक्शन वाली दुनिया बहुत पसंद है, और अगर माइक कैमरा होते हैं ना तो मैं एकदम खुल के बात कर सकती हूँ। क्या बात है। तो वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने बुकलेट खोली, तो उन्होंने बोला, राहिल 24 इयर्स का, आप इतनी लगती नहीं हो मैम। और एक बात बताऊं, मुझे याद आई, बच्चन सर ने पूछा कि आपके साथ कंपेनियन में कौन आया है, तो मैंने बोला मेरे पतिदेव हैं और मेरा बेटा है राहिल। तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए देखा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये तो आपका छोटा भाई लग रहा है। फिर मैंने उनको इंटरव्यूअर को भी बताया कि आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी स्टोरी जर्नी शुरू से बताऊं। फिर मैंने अपना पूरा बताया, पूरी जर्नी बताई, और वो भी बहुत खुश हो गए और सेटिस्फाई थे, मतलब मेरे। फिर और मैंने बच्चन सर के लिए सॉन्ग भी गाया है। उस मोमेंट पे मुझे याद आया कि मुझे ये घड़ी बहुत नसीब से मिली है जी, और मैं इस पल को छोड़ नहीं सकती। तो मैंने वो गाना गाया, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और ये सुन के सर ने बोला कि नेक्स्ट, अभी इस जन्म में हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी, इससे प्रिविलेज और क्या होगा। और फिर एक पड़ाव आया 320 का, तो उसमें सर ने पूछा कि आप इस धनराशि का क्या करोगे देवी जी। तो मैंने बोला कि इससे मैं हमारे पास कार है, पर मुझे अपनी एक छोटी कार लेनी है जो खुद की हो। तो मैंने उनको ये ऐसा सुनाया, स्टोरी सुनाई कि भाई मेरे हस्बैंड है, तो मुझ पर यकीन नहीं करते, ट्रैफिक में मुझे गाड़ी नहीं देते, चलाने देते। मैंने बोला सर मैं गाड़ी पे ही ट्रेनिंग लेती हूँ और गाड़ी में ही वहीं पे ग्राउंड में ही रिटायर हो जाऊंगी। जी जी। तो उन्होंने बोला
नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा आपके साथ और हम दोनों अकेले ड्राइव पर जाएंगे, आप चलाना, मैं बाजू में बैठूंगा आपके साथ। तो इतने हमसे फ्रेंडली हो जाते हैं सर, बहुत मजा आया मुझे उनसे बातचीत करने में। लगा ही नहीं जैसे कि वो इस सदी के महानायक है, जैसे कि एकदम हमारे साथ अच्छे से बातचीत कर। वो जो टेलीविजन पे जो दिखता है वो हमें ऐसा शायद लगता होगा कि ये शो का शूटिंग चल रहा है ऐसा, मगर आपके पहले भी केबीसी में जो लोग वडोदरा शहर से ही और एक दो लोग जाकर आए हैं, उनसे जो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि वो जो सिर्फ टीवी पे दिखता है वो ऐसा नहीं है। अमित जी वाकई उतने ही कैरिंग है जो सेट पर दिखते हैं, उतने ही कैरिंग और है। मैम वो बहुत सारे लगभग 150 से 200 ऑडियंस रहती है, और जब ब्रेक होता है तो एकदम फ्रीली सब बात करते हैं अमित सर से। सर और ऑडियंस दोनों एकदम फ्री कन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच में। सर भी आंसर देते हैं, पेकअप कराते कराते, सब बहुत एंजॉय करते हैं, एकदम फ्रेंडली माहौल रहता है वहाँ पे। आगे बढ़ूं उससे पहले एक वादा चाहूंगी। मैं दे दिया। क्योंकि अमित जी ने आपको वादा किया है कि इस जन्म में दोबारा मिलेंगे, तो जब आप दोबारा मिले तो मुझे जरूर लेके जाइएगा। ये वादा रहा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। शूटिंग का जो उस सेट पर जो माहौल होता है उसका थोड़ा सा जिक्र आपने किया, मगर जिस तरह वो चेयर पकड़ते हैं, आपको बिठाते हैं, और जिस तरह वो ग्रीट करते हैं हर एक व्यक्ति को, और इतना नज़दीक से उनको देखना, उनके साथ में इतनी सारी बातें करना, अपना गाना सुनाना, ये एक बहुत अलग अनुभव रहा होगा आपके लिए। तो उस फीलिंग के बारे में कुछ बताइए। मेरा जैसे ही मैं पहुंच गई हॉट सीट पर, उन्होंने मुझे बिठाया, फिर जैसे ही हम 2 मिनट बात करते हैं कि सर और मेरा नाम रिपीट कीजिए, ये 1-2 सेंटेंस की कन्वर्सेशन हुई और बजर हो जाता है, मतलब एपिसोड खत्म हमारा बराबर। मैंने सर को बोला हाँ सर मैं आ गई। फिर लंच ब्रेक हो गया जी। दूसरे एपिसोड और पहले एपिसोड के बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है, लंच ब्रेक 3-4 घंटे का जी। तो और उस टाइम पे जो प्रिविलेज फील कराते हैं, क्योंकि अब ये मैडम आने वाली है हॉट सीट पे, तो मतलब मैं सेलिब्रिटी हूँ उस टाइम की, 3-4 घंटे की महारानी जैसा फील हुआ। मैडम ऐसे शॉट दीजिए, मैडम यहाँ पे हाथ रखिए, मैम ऐसे चल के आइए, मैम एकदम से नहीं रुकना है। फिर उनको लगा कि शायद मैम इतने रीटेक इतना तो थक जाएंगी। मैंने उनको बोला नहीं मैं नहीं थकूंगी, आप मुझसे चाहो उतना शूटिंग करवा लो। जी। फिर 6 बजे गए ऑलमोस्ट इवनिंग को, फिर से दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। तो सर आने वाले थे उनके ड्रेसिंग रूम से, मैं यहाँ खड़ी थी, हम दोनों का ऐसे साथ में एंट्री होनी थी। तो मुझे क्रू मेंबर ने पूछा कि सर तो दौड़ते हुए आएंगे, आप कैसे एंट्री लोगे मैम? तो मैंने बोला सर अगर दौड़ते हुए आएंगे तो मैं भी दौड़ूंगी उनके साथ। फिर मैं और सर साथ में दौड़े, सर ने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने पकड़ लिया, और वो जो मोमेंट था वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मुझे नहीं मिलता कभी भी अपनी लाइफ में। मैं और सर हाथ पकड़ के दौड़े हैं, एंट्री ली, हॉट सीट तक गए, उन्होंने मुझे हॉट सीट पर बिठाया, एकदम क्वीन जैसी फीलिंग आई थी। मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकती लाइफ में। अब नीलेश जी आप बताइए कि सदी का महानायक उनका हाथ पकड़ के उनको हॉट सीट तक ले जाता है, तो आपको क्या फील हुआ था उस वक्त? ये पल बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि मैं अंदर से फील कर रहा था कि संस्कारी नगरी वडोदरा की एक महिला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ स्टेज पे आ रही है। वो मोमेंट जब पूरी दुनिया देखेगा और जब पूरे वडोदरा वासी देखेंगे तो सब अपने आप में एक प्राउड फीलिंग करेंगे, ऐसा मुझे वहां लगा था। वहां इतना ज्यादा प्राउड फील किया था, अब वडोदरा शहर में होर्डिंग्स लगे हैं। क्या फील हो रहा है? वडोदरा शहर में जब हमें पता चला कि सब जगह होर्डिंग लगे थे, तो हमें इतना प्राउड हुआ कि एक वडोदरा की महिला ने पूरे मंच, केबीसी मंच में पूरे दुनिया का में हाईलाइट किया है। और यहाँ पूरे वडोदरा वासी भी वडोदरा वासी को भी ये जानने मिलेगा कि यह वडोदरा की महिला ने केबीसी में पार्ट लिया है जी। पूरा फैमिली उस होर्डिंग के साथ में फोटो खिंचवाने निकला कि नहीं निकला? हम लोग रात को मेरी गाड़ी लेके सभी जगह निकले और हमने सभी जगह फोटो निकाला है, और हमने एक रील भी, छोटी सी रील भी बनाई है। जैसे ही हमें पता चला ना मैम कि हमारे होर्डिंग्स लगे हैं, हम लोग तो हमारे घर में तो जैसे सब पागल हो गए, क्योंकि ये तो हाइट थी और हम लोग राह देख रहे थे कि कब ये बारिश
खत्म हो और हम लोग निकले घर से बाहर। जी। जैसे ही बारिश रुकी हम लोग सब निकले और रील्स भी बनाई और बहुत मजे किए। और आप जानते हो मैम, वैसे मुझे कौन पूछेगा, लोग रुक रुक के हाथ मिलाने आ रहे थे मुझे कि केबीसी मैम ये आपका होर्डिंग है, यू आर सेलिब्रिटी। जी अब मैं सेलिब्रिटी जैसा महसूस करती हूँ। जी हाँ, केबीसी के भीष्म पितामह, एक्टिंग के बेताज बादशाह, उनके संपर्क में आने वाला हर कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। पहले जैसे बोलते थे ना कि ये पारस मणि है, वैसे सर पारस मणि है, उनसे संपर्क में आना हर कोई एक सोना बन जाता है जैसे। और जैसे सुबह में सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी की कोई चीज वस्तु को अपनी लाइट की जरूरत रहती है, वैसे ही उनके संपर्क में आने वाले को कोई और किसी की जरूरत नहीं रहती। मतलब मैं खुद सेलिब्रिटी बन गई उनसे मिलके। मुझे केबीसी की टीम ने बोला भी था, मैम आप घर जाओगे ना तो सेलिब्रिटी बन जाओगे। एंड देखो हियर आई एम गिविंग इंटरव्यू विथ VNM। और वो भी पतिदेव भी सेलिब्रिटी बन गया है। जी है ना। जी। और ये मेरे इतने सपोर्ट सिस्टम है। लोग देखते हैं कि अरे फोटो फ्रेम इतनी अच्छी है, नहीं फोटो फ्रेम तो अच्छी है पर जो खींटी है, सपोर्ट सिस्टम है पीछे, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरी फैमिली मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है। और इतना ही नहीं, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली तो है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे गंगोत्री परिवार के सब है। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जागृति बेन काका जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिलर है उनको, और हमारे फैमिली फ्रेंड है मनीष मेहता सर, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है मैम। अच्छा, वही मेरा अब आगे यही सवाल था कि परिवार के सदस्य, क्योंकि आपने कहा कि आपका परिवार पूरा फिल्मी परिवार है, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो जैसे, और आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो क्या पल था उस वक्त जब आप केबीसी में वहाँ हॉट सीट पर बैठी? यहाँ भले वहाँ तो सिर्फ पतिदेव जी और बेटा ही आए थे, मगर यहाँ जो दूसरे परिवार के सदस्य, वो क्या फील कर रहे थे? आप आए तो क्या फील किया सब लोगों ने? सब सुबह से वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं होते हैं मैम, तो मैं कन्वे नहीं कर सकती कि मैं हॉट सीट पर आ गई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लोग सुबह से रात तक वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही 11 बजे शूट खत्म हुआ, मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बताया मैं हॉट सीट पर आई और इतना जीती हूँ। और मैंने पूरा, हम लोग 2 बजे तक सोए ही नहीं है उस टाइम, सबसे इतनी बातें की, सब इतने खुश हो गए। और हमारी फैमिली एक केबीसी फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि हर साल सबको पता है इनके घर से कोई ना कोई तो केबीसी में जाने वाला है, कोई ना कोई जाएगा, क्योंकि सब इतनी मेहनत करते थे। जब शुरू होता था, जब से पहला क्वेश्चन राउंड स्टार्ट होता था, तब से हम सब ऐसे लग जाते थे कि हमको अब इस साल कौन जाएगा। चिल्ड्रंस में मेरा बेटा ट्राई करता था, चिल्ड्रंस का स्पेशल रहता है, और हम सब तो 3 एडल्ट्स में तो ट्राई करते हैं। जी 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 जी। और मैंने इतने FM में पार्टिसिपेट किए हैं, छोटे छोटे इवेंट्स में। मैं FM लेडी तो थी, अब KBC लेडी भी बन गई हूँ। मोस्ट प्रिविलेज ये माउंट एवरेस्ट है, अब उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ और है। और आज VNM में इंटरव्यू दिया, मतलब मुझे सारे सब पहचान जाएंगे। क्या बात है, KBC लेडी बन गई है घर बैठे, उनके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि वडोदरा शहर को प्राउड दिलवाया है दीपाली जी ने। और वडोदरा शहर वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं हर क्षेत्र में, चाहे कला का क्षेत्र ले लो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र ले लो। अब इस तरह से अगर केबीसी में हमारे वडोदरा शहर से लोग जाने लगे तो मुझे लगता है कि हमारा शहर बहुत ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा मशहूर होने वाला है। यहाँ पर हम हॉट सीट पे बैठते हैं ना मैम, तो ऐसा तो फील ही नहीं होता कि हम क्या लेकर वापस गए हैं। हम इतनी सारी मेमोरीज घर लेके आते हैं। मॉनेटरी तो कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता कि हम क्या जीत के लाए हैं। जी। और मैं एक क्वेश्चन आया, शायद 5th क्वेश्चन था, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों के बारे में पूछा गया था। तो तब मैंने सर से कन्वर्सेशन किया कि सर, मैंने क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर कर दिया, क्वेश्चन आंसर हो गया। मैंने सर को बोला कि सर, हमारे क्रांतिकारी कितने छोटे छोटे बच्चे फांसी पे झूल गए हमारे देश की आज़ादी के लिए, और इतने सारे सैनिक हैं जो अपनी जान का खतरा मोल के भी सब सरहद पर खड़े हैं। और सिर्फ एज अ सिविलियन सिर्फ हमें क्या करना है, कचरा डस्टबिन में डालना है। हमारी नगरी संस्कारी नगरी तो है, अब मैं चाहती हूँ कि ये स्वच्छता नगरी भी बने। हम कचरा डस्टबिन में डालें और हम इंदौर से हेल्दी कंपटीशन करें। इंदौर पिछले 6 से 7 सालों से नंबर 1 पर है स्वच्छता में, तो मैं चाहती हूँ कि अब बड़ौदा आए। अगर मेरे ये मैसेज से 6-7 हाथ भी अगर रोज रुक जाते हैं कचरा रोड पर फेंकने से, तो मैं ये मैसेज को, मतलब वर्थ है मेरा, ये केबीसी में आना वर्थ समझूंगे मैं।
क्या बात है, जी। क्या बात है। जी। और जो लोग वडोदरा शहर से केबीसी में जाना चाहते हैं जी। उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो तैयारी करें, क्या जी। करें? पहले तो नेवर गिव अप, नेवर नेवर। मैंने ये बोला था कि चाहे कोई भी सीजन हो, 16वीं हो या 60th हो, मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं हॉट सीट पर पहुंचूंगी। मतलब कभी भी हारते हारते ही हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले राउंड में ही पहुंच गई जी। मैं पहले 1-2 राउंड क्लियर किए, कोई बार 2-3 राउंड क्लियर करती थी। जीके टेस्ट तो मेरा हर बार क्लियर हो जाता था, पर पर्सनल इंटरव्यू में भी कभी मैं उससे आगे नहीं गई, फास्टेस्ट फिंगर तक। जी। हारते हारते ही सीखो और ऐसी उम्मीद रखो कि कभी ना कभी आप पहुंचोगे, और जिसके जहां पहुंचना हो ना उसी के बारे में सोचो। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, वो शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वो कभी भी बेकार नहीं जाता कुछ। बहुत सही बात बताई कि आप जो पाना चाहते हैं वो आप यूनिवर्स में बताते रहो, कहते रहो, कहीं ना कहीं वो बात ऊपर वाले तक पहुंचती है, घूम कर फिर आप तक पहुंचती है और आप वो अचीव करते हो जो आप चाहते हो, और रिटर्न मिलता है हमें कभी ना कभी। बस धीरज रखो और लगे रहो। जी जी जी, लगे रहो, बिल्कुल सही बात है, लगे रहो, गिव अप नहीं करना होता है वैसे किसी भी काम में। मैंने जो तैयारी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो मुझे कितनी काम लगी। चलो वहां काम नहीं लगी तो यहाँ काम लगी। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा हुआ या कोई भी काम किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इसीलिए बस लगातार जो चाहते हो उसके पीछे लगे रहो, तब आप अचीव कर लोगे। और आज के बच्चे तो इतने भाग्यशाली है, कितने सारे पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूबर्स। नॉलेज एक्वायर करो, मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे बहुत पढ़े, एक्वायर करें। इतने सारे यूट्यूबर्स से पढ़ाने के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्या बात है। नीलेश जी, क्या कहोगे आप आखिर में? पत्नी जी आपको इतना ज्यादा पॉपुलर कर रही है, हर जगह पति देव हो गए, ये दीपाली के पति के नाम से आप जाने जाते हैं, है ना? मेरी फ्रेंड है, उन्होंने आज सुबह में ही मुझे बोला, भैया कितने प्राउड फील करते होंगे ना। और ये आज सुबह में ऐसे मुझे बोल रहे थे कि पहले तो सिर्फ मैं अकेला दीपाली दीपाली करता था, पूरी दुनिया दीपाली सोनी दीपाली सोनी। मैम इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, सब ढूंढ ढूंढ के मुझे खोजते आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए और बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम सब के लिए। क्या कहोगे आखिर में? आखिर में मैं यही कहूँगा कि दीपाली ने पूरे भारत में ये नाम रोशन किया है। कौन बनेगा करोड़पति के स्टेज में जो प्रोमो आता है उसमें हमारी संस्कारी नगरी वडोदरा का नाम बड़े वो अमिताभ बच्चन सर ने बहुत बार दोहराया है। तो पूरी दुनिया आज देख रही है कि वडोदरा का नाम सुन रही है। तो मुझे यही सबसे बड़ा गर्व है कि हमारी वडोदरा नगरी का नाम पूरे विश्व के फलक में आया। और दीपाली ने, हमारे गंगोत्री अपार्टमेंट की दीपाली, वडोदरा की दीपाली, वो आज केबीसी में सिलेक्ट हुए और उसका एपिसोड 12 और 13 अगस्त को आएगा। तो सब हमारे प्यारे वडोदरा वासी उसको देखें, जरूर देखे बिल्कुल, और प्राउड फील करे दीपाली जी के लिए पूरे बरोडियंस। आप क्या कहोगे लास्ट में, बताइए? लास्ट में आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप सिर्फ इतना करें कि कचरा डस्टबिन में डालें। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? एक बात कहूंगी कि सर ने 2 बार मेरी तारीफ की। और मैंने भी उनको बोला, सर मैं कैसे आज अच्छा नहीं खेलती, मेरी हौसला अफजाई के लिए 2 शहंशाह मेरे साथ है, एक आप दुनिया के शहंशाह और एक मेरे खुद के शहंशाह। अरे क्या बात है। सर ने भी बोला कि मुझसे ज्यादा बहुत जरूरी है आपके खुद के शहंशाह। मैंने बोला डेफिनेटली सर। बिल्कुल। बस इसी तरह आपका हौसला हमेशा बना रहे। अगर आज आंसू भी आएंगे तो उनको भी खुद पर गर्व होगा, नाज होगा कि आज उनको पूछने के लिए खुद शहंशाह आगे आएंगे। जब मैं कॉलर ट्यून रिकॉर्ड करवा रही थी ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैम कि सर कुछ पल तो रखिए हमें पलकों में, यहाँ आने में जमाने लगे हैं, कुछ पल तो रखिए हमें पलकों में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया और बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह और आगे बढ़ें और जगह पर जो भी कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लें, इसी तरह जीत कर आए और दोबारा जब जाए बच्चन जी को मिलने तो मुझे लेकर जाएं। हम दोनों गाड़ी में जाएंगे, आप भी मेरे साथ चलिएगा। मैं, बच्चन सर और आप।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you, जुड़ने के जी। लिए, बहुत शुक्रिया। जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया। VNM टीवी के जरिए दीपाली सोनी जी को, नीलेश सोनी जी को आप सुन रहे थे और बहुत ही लाजवाब अनुभव, बहुत अद्भुत अनुभव बयां किया है दीपाली जी ने। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को जब मिलकर आ रही हैं तो ये मौका हमने भी नहीं गंवाया कि उनकी हर बात आप तक पहुंचे। इसी तरह VNM टीवी के साथ जुड़े रहे। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी फेसबुक पेज, इंस्टा को लाइक करें, फॉलो करें और VNM टीवी की खबरें और ऐसी खास चर्चा दिन भर देखते रहे। जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर टेलीविजन पर दिन भर आप हमसे जुड़े रहते हैं और जुड़े रहिए। नमस्कार। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि बचपन से ही बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च होता है और हर पेरेंट इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन उन पेरेंट्स की दुविधा को दूर करती हुई एक खास स्कूल की विजिट आपको कराने वाली हूँ और आप स्कूल देखकर ये सोचेंगे कि हम जरूर कोई बड़ी और प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं। तो सबसे पहले स्कूल की सैर करते हैं और उसके बारे में फिर आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जानकर भी ताज्जुब होगा कि मैं आपको लेकर आई हूँ एक सरकारी स्कूल में और सरकारी स्कूल का एटमॉस्फेयर देखकर भी लोग खुश हो जाए, इस तरह का यहाँ माहौल है। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल एक ऐसी स्कूल है वो जो कोई भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर मार सकती है और इसीलिए वडोदरा के पेरेंट्स अब प्राइवेट स्कूल से हटाकर अपने बच्चों को कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं। बच्चों का स्कूल सिलेक्ट करना हमेशा ही पेरेंट्स के लिए दुविधा का कारण बन जाता है। आजकल बहुत महंगी फीस चुकाकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बचपन से यहाँ तक कि जब प्ले स्कूल में उन्हें रखना होता है तब भी हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और ऐसे में अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी ये सारी सुविधाएं मिले तो कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में रखना नहीं चाहेंगे। एक ऐसे ही पेरेंट्स मेरे साथ हैं और उन्होंने भी अपने बच्चों को प्राइवेट से हटाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया है और खासकर कवि दुला काग स्कूल में एडमिशन दिलवाया है क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैंने आपको दिखा ही दिया और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काबिले तारीफ है। मेरे साथ मितेश भावसार है। मितेश भाई, बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे की? वजह तो इसकी मैं बताऊंगा कि पहले तो दो टाइप की स्कूल होती है। एक होती है जो आपको शिक्षा देती है और दूसरी वो होती है जो आपको लूटती है। मतलब प्राइवेट स्कूल में इतना खर्चा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स की कैपेसिटी ना होती हुई भी वो लोन लेके बच्चे को पढ़ाते हैं और उनकी आधी सैलरी तो इसे ईएमआई में खर्च हो जाती है। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि कवि दुला काग स्कूल है जो पूरे बड़ौदा में प्रथम नंबर पे स्कूल है। यहाँ पे सिर्फ शिक्षा नहीं लेकिन बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास होता है। किस किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ बच्चों को कराई जाती है जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके? पढ़ाई के साथ साथ तो पूरी काफी सारी एक्टिविटीज होती है। बाहर प्ले स्कूल में खिलाया जाता है। मैं देख सकते हैं कि कैंपस भी स्कूल का कितना बड़ा है। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज है और हर तरीके की प्ले स्कूल की एक्टिविटीज होती रहती है। आपने कब से यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कैसा अनुभव रहा आपका? पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे लेकिन पिछले 3 साल से मेरे बच्चे यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छी नहीं होती या वहाँ अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये पहले ऐसी थॉट थी कि सरकारी स्कूल इतना अच्छा तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, लेकिन अभी क्लाइमेट जो अभी चेंज हो चुका है। जैसे मोदी गवर्नमेंट का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही अभी सरकारी स्कूल इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है जो कि प्राइवेट स्कूल को अभी टक्कर दे रही है। तो यहाँ पे पढ़ना अभी काफी अच्छा क्लाइमेट है और इंडिविजुअली सब पे ध्यान दिया जाता है।
और इसीलिए कवि दुलाकाक प्राथमिक स्कूल के हर क्लास में वेटिंग है। यहाँ इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों मीडियम में वेटिंग चलता है और खास अलग अलग लोगों के अलग अलग जनप्रतिनिधियों के जो सांसद है, विधायक है, उनकी प्रेफरेंस लेटर के साथ बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाया जाता है। इस कदर का माहौल है। तो आप सोचिए, सरकारी स्कूल की हमारे मन में जो छवि है वो ये स्कूल बिल्कुल धूमिल करती है। सरकारी स्कूल के बारे में सोचते ही हमारे मन में ख्याल आती है टूटी फूटी इमारतें और खस्ताहाल कमरे, जिसकी छतों से पानी टपकता हो, जिसके पंखे किचुड़ किचुड़ आवाज करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ बच्चे खुलकर सांस ले सकते हैं, खेल सकते हैं और सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप देखिए, पूरा कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ बच्चों के लिए खेलने की पर्याप्त जगह है, जहाँ बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, खेल गतिविधियों में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए जब VNM का खेल उत्सव होता है, कवि दुलाकाक प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अव्वल आते हैं। यहाँ एक विशेष बाल संसद कुटीर बनाई गई है, जहाँ बच्चों को विशेष रूप से नेतृत्व के गुण कैसे डेवलप करें ये सिखाया जाता है। देश की संसद कैसे चलती है वो सारी चीजों की जानकारी देकर बच्चों को तैयार किया जाता है आने वाले भविष्य के लिए। खूबसूरत गार्डन भी है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, पेड़ पौधे हैं जो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ एक पूरा ओपन एरिया है जहाँ बच्चों की प्रार्थना हो सकती है, सभा हो सकती है, उन्हें खाना भी खिलाया जा सकता है। यहाँ बाकायदा स्टेज बनाया गया है जहाँ बच्चों को अलग अलग गतिविधियां कराई जा सके और उन्हें तैयार किया जा सके, ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मुकाबले तैयार हो सके। यहाँ का माहौल आप देखिए, बच्चे तो यहाँ खास इसी तरह चलते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा, वो अपने हाथ बांधकर ही चलते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, हर एक बच्चे के हाथ जो है वो पीछे बंधे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्हें ऐसी ही शिक्षा दी गई है कि आप कहीं भी चलकर जाएं, आपके हाथ पीछे बंधे होने चाहिए। और बच्चे इसी तरह यहाँ चल रहे हैं। शिस्त जो है वो हर जगह दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए कितना खूबसूरत कैंपस है जहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की शिक्षा दी गई है कि पेड़ पौधों को आपको छूना भी नहीं है। और इसलिए यहाँ बहुत खूबसूरत से फूल उगे हैं, जिसके साथ साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ एम्फी थिएटर जैसी सिटिंग भी बनाई गई है, ताकि बच्चों की कोई सभा करनी हो, उनके लिए कोई प्रोग्राम करना हो, तो भी ये पूरा सिटिंग एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ भी कराई जा सकती है। ये पूरा स्कूल खास शिक्षकों और प्रिंसिपल की जो पारखी नजर है उसके साथ डिजाइन किया गया है, और उसी का लाभ बच्चों को मिल रहा है सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलकूद बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ खेलकूद का इतना अच्छा इंतजाम किया गया है कि बच्चे हंसी खुशी खेलने के लिए भी स्कूल आना पसंद करते हैं। देखिए, बच्चों के लिए वेल मेंटेन संसाधन रखे गए हैं। वेल मेंटेन संसाधन होने की वजह से बच्चे यहाँ सुरक्षित रूप से अलग अलग संसाधनों का आनंद लेते हैं, खेलते हैं, और ये उनके फिजिकल डेवलपमेंट में काफी सहायता करता है। जैसे मैंने कहा, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ होता है, और इसलिए उन्हें अलग अलग खेलकूद करवाए जाते हैं। आप देखिए, टीचर जो है यहाँ बच्चों को गेम खिलवाने के लिए लाए हैं और बच्चों को जंप करवा रहे हैं, इन आउट सिखा रहे हैं। बच्चे भी खुशी खुशी, बच्चों को यही सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, और बच्चे हंसी खुशी इन और आउट जंप करते हुए गेम खेल रहे हैं। चलिए, एक और पेरेंट हमारे साथ है, और ये स्कूल क्यों चूज की वो उनसे जानेंगे। ये स्कूल आपने क्यों पसंद की अपने बच्चों के लिए? क्योंकि इसमें स्टडी अच्छी है और बच्चों को अच्छा भी शिक्षा मिलती है।
कौन से क्लास में आपका बच्चा? मेरा सीनियर में है। सीनियर में। तो आजकल लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगी? मैम, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई फर्क ही नहीं है। जो गवर्नमेंट में मिलता है सहाय वो यहाँ पे भी मिलता है, और जो फीस वहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमें बच्चों को फ्री में अच्छी सहाय मिलती है। पढ़ाई सब तरह से अच्छा है। बच्चों को ये अच्छा लगता है? वो क्या शेयर करता है घर आके, क्या सिखाते हो? बच्चे अच्छा ही शेयर करते हैं, बोलते हैं कि मम्मा मैम ने आज ये सिखाया, 1 to 10 सिखवाया, स्पेलिंग सिखाया, ये ड्राइंग वगैरह सिखवाया, यानी सब बोलते हैं बच्चे। स्कूल में कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता ये वाली स्कूल पसंद है? है, पसंद है। क्या क्या पसंद है बेटा? टीचर अच्छे लगते हैं? कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? वही टीचर। और यहाँ पढ़ाई के साथ आपको खेलने का मौका देते हैं? यहाँ खेल सकते हैं? खेलते हैं। चलिए, छोटा सा देवांग को इसी साल स्कूल में आया है, लेकिन स्कूल से काफी खुश है। आजकल बच्चे रीडिंग हैबिट भूलते जा रहे हैं, खासकर अखबार तो अब घरों में आते ही नहीं है ज्यादातर, क्योंकि सब लोग मोबाइल में पढ़ने लगे हैं, टीवी में देखने लगे हैं। लेकिन स्कूल में एंट्री होते ही यहाँ एक न्यूज़पेपर लगाया हुआ है ताकि बच्चे आकर खबरों को पढ़ सके। यहाँ बड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं 6 to 8, और इसलिए यहाँ लगाया गया है ये अखबार की आप आकर पहले अखबार की सुर्खियां देखें कि आखिरकार देश दुनिया में हो क्या रहा है। प्राइवेट स्कूल में भी स्मार्ट क्लास नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। यहाँ बच्चों को आप देखिए स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कराई जा रही है, और स्मार्ट क्लास के जरिए ही बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ભારતીય બંધારણ આપણો દેશ લોકશાહી દેશ છે। આપણા દેશમાં વિવિધ ધર્મ, જાતિ, ભાષા ધરાવતા લોકો વસે છે। વિશ્વમાં ભૌગોલિક, સામાજિક અને સ્થાનીય વિવિધતામાં આપણો દેશ સૌથી અલગ તરી આવે છે। અનેક વિવિધતા છતાં દરેકને સમાન તક મળી રહે તે માટે આપણા દેશનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું। વિશ્વમાં ભૌગોલિક, સામાજિક અને સ્થાનીય વિવિધતામાં આપણો દેશ સૌથી અલગ તરી આવે છે। અનેક વિવિધતા છતાં દરેકને સમાન તક મળી રહે તે માટે આપણા દેશનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું છે। खस्ताहाल सरकारी स्कूल की जो इमेज हमारे मन में है उसे ये स्कूल पूरी तरह से खारिज करती है। बहुत ही खूबसूरत रूप से सजाया हुआ पूरा क्लासरूम है, और सरकारी स्कूल में हमें लगता है बच्चों के पास बेंच नहीं होते हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हर एक पैमाने पर खरी उतरती हुई ये स्कूल है। जो कोई भी प्राइवेट स्कूल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़े स्कूल की टूर आपको करवा रही हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सरकारी स्कूल में किचुड़ किचुड़ करते पंखे, वो हमारे मन में ऐसी इमेज है, लेकिन यहाँ एक ही छोटे से क्लासरूम में 4 पंखे हैं ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे और बच्चे एक अच्छे माहौल में पढ़ाई प्राप्त कर सके। यहाँ ना सिर्फ स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म में है, लेकिन यहाँ जो टीचर्स हैं उनका भी एक तरह का यूनिफॉर्म है कि वो ब्लैक कोटी में नजर आ रहे हैं, यानी एक पूरा प्रोफेशनल स्टाइल, कॉर्पोरेट स्टाइल यहाँ डेवलप करने की कोशिश की गई है। यूनिट टेस्ट आ रहा है बच्चों का और उसी की तैयारियां करवाई जा रही है। यहाँ स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ दूसरा बोर्ड भी है जिस पर बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। यहाँ बच्चों को जानकारी देने के लिए अलग अलग नोट दिए गए हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अध्यक्ष कौन है, यहाँ तक कि हमारे इलाके के विधायक कौन है, कलेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजों की जानकारी दी गई है ताकि बच्चों को भी ये नॉलेज में रहे। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके चेयरमैन कौन है, तो ये सारी जानकारी यही लिखी हुई है।
हाँ, बच्चे यहीं पढ़ते हैं आपके? हाँ, ये छोटा वाला यहीं पढ़ता है। हाँ। और क्या एक्सपीरियंस है स्कूल के साथ? मैंने एक्सपीरियंस ये काफ़ी 3-4 साल पहले ही इसका एक्सपीरियंस हो रहा था कि अभी ये जो कॉर्पोरेशन की जो स्कूल है उसका जो फैसिलिटीज़ है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले से सुना था और पिछले साल इसको यहाँ पे उसी हिसाब से डाला था। आज बच्चों को कोई खास किट भी दी गई है? क्या दिया गया है? हाँ, सॉक्स और जो यूनिफॉर्म है उनका अच्छा, वो दिया है। वो भी यहीं से प्रदान करते हैं? यहीं से आता है। हाँ। पिछले साल भी दिया था, इसी तरह ये साल भी दिया है। बच्चों को कितना अच्छा फील होता है यहाँ पर? कंफर्टेबल कितना लगता है? क्या शेयर करते हैं बच्चे? कंफर्टेबल है। दूसरों की स्कूलों जो कंजेस्टेड है एरिया में, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना विशाल मैदान है बच्चों के लिए, और स्कूल का बिल्डिंग भी देख रहे हो ये कितना बढ़िया बनाया है। और आते साल में मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब पुराना जो धंधा चल रहा है वो सब बंद हो जाना चाहिए। वही प्राइवेट स्कूल इतना पैसा पेरेंट्स से ले रही हैं, अगर सरकारी स्कूलें ही ऐसी बन जाए तो कैसा होगा? क्या कहते हैं आप? मैं तो ऐसा बोलूँगा कि पब्लिक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और इसका नॉलेज लेने के बाद अपने बच्चे को यहाँ दाखिल करें, क्योंकि मैंने भी वही किया है। मेरी बड़ी बच्ची है, वो प्राइवेट स्कूल में है, और वहाँ का जो एटमॉस्फियर है और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका भी रिस्पॉन्स आप जानते हो कि गुजरात सरकार ने भी इनको सराहना की है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इस बच्चे को यहीं पढ़ाओ। काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि जो किताबें हैं, पढ़ने के अलावा जो दूसरी किताबें हैं उसका बोझ पेरेंट्स पे ज़्यादा पड़ता है। चलिए, स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों की मैंने पहले ही कहा जैसे कि पढ़ाई छूटती जा रही है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए अलग से ही एक पूरा कमरा बनाकर ये व्यवस्था की गई है कि बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ किताबें भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई है और बच्चे यहाँ आराम से एक सुकून भरे माहौल में पढ़ाई कर सके, ऐसा पूरा माहौल लाइब्रेरी में तैयार किया गया है। माना ऐसा जाता है कि सरकारी स्कूल में क्लासरूम्स की ही कमी होती है, लेकिन यहाँ तो हर चीज के लिए अलग अलग क्लासरूम्स दिए हुए हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी के लिए भी ये पूरी जगह आवंटित कर एक अच्छी स्पेस बनाई गई कि बच्चे आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ाई का आनंद ले सके, पढ़े और आगे चलकर बड़े इंसान बने और देश का भविष्य संवारे। पढ़ाई, खेल सब कुछ है, लेकिन कंप्यूटर रूम और खास लैब बनाई गई है ताकि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर का आधुनिक प्रशिक्षण भी ले सके। यहाँ अलग से ही एक पूरा कंप्यूटर लैब बनाया गया है और बच्चे यहाँ बैठकर प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। स्मार्ट क्लास पर तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल का हमेशा ही बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। ऐसे में कंप्यूटर पर ही बच्चे अलग अलग चीज़ें कर सकें, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है। काफ़ी सारे कंप्यूटर लगाए गए हैं जिस पर बच्चे इंडिविजुअली अपना पेंटिंग और हर एक्टिविटी जो उन्हें सिखाई जाए वो कर सकते हैं। चलिए, बच्चे कंप्यूटर सीख तो रहे हैं, उन्हें क्या क्या आता है वो भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी, खुशी क्या क्या सीखते हैं आप कंप्यूटर पे? हम इस पे पेंटिंग और हमारा सरनेम, हमको जो भी इसमें आता है वो हम सीखते हैं। और अच्छा लगता है कंप्यूटर पे काम करना? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। और खुशी क्या बनना चाहती है? मैं बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहती हूँ। अरे वाह, खुशी बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी तरह के सपनों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं और लिमिटेड संसाधनों में भी उन्हें बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। सरकारी स्कूल की छवि यहाँ बिल्कुल धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति होती है, मुझे लग रहा है अगर हर स्कूल इसी तरह का बन जाए तो शायद पूरे गुजरात के बच्चों को, देश के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ेगी। जो लाखों करोड़ों रुपए पेरेंट्स के खर्च हो जाते हैं वो करने नहीं पड़ेंगे अगर इसी तरीके का शिक्षा स्तर गुजरात सरकार हर स्कूल में प्रोवाइड कर सके।
मेरे बच्चे का नाम असील है। और कौन से स्टैंडर्ड में है वो? बाल वाटिका में। यहाँ कैसे डाला बच्चे को, क्या सुना था यहाँ पर? इधर मेरा बच्चा पहले प्राइवेट में जाता था, उधर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी और फी नहीं भरते तो स्कूल में से निकाल देते, रिजल्ट नहीं देते इस इसके लिए फिर वापस मैंने सुना कि कवि दुलार अच्छी स्कूल है और अपने मैडम के साथ अच्छा रिलेटिव है, तो बोले तुम्हारे बच्चे को इधर लेके आओ। तो मैडम पढ़ाने का भी अच्छा है, मैडम भी अच्छी है, सब है। स्कूल में वेटिंग चलता है ऐसा सुना है मैंने। हाँ वेटिंग चलता है मैडम। आपको एडमिशन मिल गया आसानी से? हाँ मैं बच्चे भी ऑटो में लेके जाता हूँ मैडम, इसके लिए ऑटो में रिक्शा में ऑटो में लेके जाता हूँ। उसके साथ मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया। तो आप देखिए पेरेंट्स है जा रहे हैं और उन्हें यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, उन्हें सॉक्स वगैरह शूज वगैरह भी दिए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे खुशी खुशी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जैसा लाभ उठा रहे हैं। गुजरात का शिक्षा स्तर हमेशा से ही विवादों के केंद्र में रहा है। शिक्षा मॉडल पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं लेकिन उन सवालों का जवाब कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल पर मिल जाता है। अगर सारी स्कूल ऐसी बन जाए तो बहुत शिक्षा का जो स्तर है गुजरात में वो बहुत ऊंचा आ सकता है, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत की गई है। कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल जैसी बनाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी है। यहाँ के शिक्षक और खासकर स्कूल के प्रिंसिपल जिगर भाई ठाकर, जिगर भाई हमारे साथ है और उनसे जानेंगे कि स्कूल, एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा बेहतर और टक्कर दे ऐसी बनाने में क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरह से उन्होंने इस स्कूल का कायाकल्प किया। जिगर सर, कब ये सोचा कि स्कूल को इस कदर स्मार्ट बनाना है, बच्चों के लिए एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है और किस तरह इस पर काम शुरू हुआ? एक्चुअली स्कूल की स्थापना 2010 में हुई थी और 2014 में मैं यहाँ पे प्रिंसिपल बन के यहाँ पे आया। मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है। लोगों के मन में जो गवर्नमेंट स्कूल के जो विचार होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसी होती है ऐसी होती है, मैंने सोचा कुछ अलग करूं और उसके मुताबिक मैंने 2014 से काम शुरू किया और मैंने स्मार्ट स्कूल बनाने में गवर्नमेंट, CSR कंपनी, CSR और एनजीओ ने बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा उसके जरिए ये स्कूल स्मार्ट स्कूल बन पाई। वैसे तो हमारी जो स्कूल है उसका पूरा संचालन हमारे बच्चे करते हैं। जैसे बाल सांसद की टीम होती है, बाल सांसद की जो टीम होती है अलग अलग कमेटियां का निर्माण किया जाता है और निर्माण किए जाने के बाद जो कमेटी होती है पूरा अपनी जो जिम्मेदारी होती है पूरी बेहतरीन तरीके से निभाती है। हमारे जो टीचर्स होते हैं उसमें मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं और टीचर्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वैसे हमारी जो बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कैसे बच्चों को मिल पाए, वैसे भी हमने सोचा और उसके जरिए हमने काम भी शुरू कर दिया। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जैसे हम एक्स्ट्रा कोचिंग भी बच्चों को देते हैं। गवर्नमेंट के जरिए जो सेंट्रल CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, ज्ञान साधना जैसी परीक्षाएं होती है, वो परीक्षा में हमारे बच्चे स्टेट में अव्वल कैसे आए उसके जरिए हमने काम करना शुरू किया और कोचिंग के जरिए ये बच्चे हमारे क्वालिटी एजुकेशन में हम बेहतर कर पाए हैं अभी तक। सर, कुछ स्टडी किया था, कोई रिसर्च किया था कि कौन सी सरकारी स्कूल ऐसी है? दिल्ली का शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है, तो आपने कुछ स्टडी किया था कि मुझे ऐसी कोई स्कूल बनानी है और आपने उस पर रिसर्च करने के बाद काम किया हो? वैसे मैंने ऐसा कुछ स्टडी नहीं किया था, लेकिन मेरा एक विजन था। मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक विजन था कि लोगों के मन में जो सरकारी स्कूल के प्रति जो घृणा है वो मुझे खत्म करनी है और मेरे आसपास बहुत सारी प्राइवेट स्कूलें भी है, वो प्राइवेट स्कूल में से मैं बच्चों को कैसे अपनी स्कूल में कन्वर्ट कर पाऊँ, वो विजन से मैंने काम करना शुरू किया। कोरोना में मुझे सविशेष उसकी हेल्प मिली। वैसे कोरोना में हमारे जो टीचर्स है वो घर घर जाके बच्चों को पढ़ाते थे, तो प्राइवेट के जो बच्चे थे वो घर पे ही रहते थे, तो हमारे टीचर्स ने वो प्राइवेट वाले बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और उसके जरिए पेरेंट्स को पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो पूरे क्वालिफाइड होते हैं और उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो प्राइवेट टीचर्स के से भी बेहतर होती है। तो उसके जरिए हमने और कुछ एरिया टारगेट किए कि जहाँ से बच्चे सेल्फ फाइनेंस स्कूल में जा रहे हैं, तो हम वहाँ से जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में जा रहे थे वो बच्चे हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। इसके जरिए जो 500-600 हमारी जो एनरोलमेंट थी, इस साल हमारी एनरोलमेंट 1000 प्लस है।
और आपके स्कूल में वेटिंग भी चलता है और अभी अभी विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला ने भरे मंच से कहा था कि कवि दुल्ला काग में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस देना पड़ता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हाँ, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लास्ट 2 ईयर्स से हमारे स्कूल में वेटिंग चल रहा है। अंग्रेजी माध्यम है उसमें 79 का वेटिंग है, गुजराती माध्यम में 83 का वेटिंग है, और जूनियर केजी में हम बच्चों को डायरेक्ट प्रवेश देते हैं। उसके अलावा जो बीच के वर्ग होते हैं उसमें जब बच्चा एलसी से जाता है तो उसके मुताबिक हम वेटिंग ऑपरेट करते हैं। मेयर है, धारा सभ्य है, उनके भलामण लेटर भी हमारे यहाँ पे आते हैं। मतलब सरकारी स्कूल में तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है कि जितने एडमिशन हुए कर दिए, पर आपने लिमिटेड बच्चों को रखा है। एक क्लास में कितने कितने बच्चे रखे हैं आप? एक क्लास में 45 बच्चे हैं, और लिमिटेड बच्चे रखने का कारण कि जो गवर्नमेंट का जो एम है क्वालिटी एजुकेशन, जो पेरेंट्स भी अभी डिमांड कर रहे हैं तो क्वालिटी मिलनी चाहिए हमें, तो उसके जरिए हम लिमिटेड बच्चों को एडमिशन देते हैं। और जो बच्चे वेटिंग में है उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि हमें और एक बिल्डिंग चाहिए, जो बच्चे वेटिंग में उनको हम प्रवेश दे सके नेक्स्ट ईयर। सर बेसिकली आप कहाँ से हैं और आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? मैं शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था, और मेरा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर है, गांधीनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। सरकारी स्कूलों की छवि पेरेंट्स के मन में और सभी के मन में काफी खराब है, और उसकी कोई ऐसा भी नहीं है कि स्थिति अच्छी है। आप देखते हैं कि गांव में तो स्कूल बहुत ही खस्ता हाल है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। क्या लगता है कैसे शिक्षा का स्तर आपने जैसा बनाया है वैसे हर सरकारी स्कूल में उतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है? उसके लिए क्या मेहनत लगेगी? एक्चुअली स्कूल के टीचर, स्कूल को प्रिंसिपल को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने अभी स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके जरिए सारी स्कूल स्मार्ट बनाने का जो गवर्नमेंट का एम है, तो ये एम में टीचर्स, प्रिंसिपल्स और बच्चों, पेरेंट्स सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो ये सपोर्ट कर पाएंगे तो 100% ये स्कूलों जो लोगों का जो मन में गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति जो घृणा है वो हम 100% दूर कर पाएंगे। सर बहुत सारे डेवलपमेंट आपने किया है, सरकारी ग्रांट की बहुत जरूरत पड़ती होगी, सरकार से पैसा कैसे लेकर आते हैं? सरकार से पैसा तो हर एक स्कूल को जैसे मिलता है वैसे ही हमें मिलता है। हमारी जो शिक्षण समिति है और थोड़ा बहुत हमें जो जरूरत होती है हमारी शिक्षण समिति से भी मिल पाता है, और जो CSR होते कंपनी, हमारे बड़ौदा के आसपास बहुत कंपनी आई हुई है, तो हम कंपनी से डिमांड करते हैं हमें ये वस्तु के रूप में ये चाहिए, तो हम सब कंपनी आउटपुट, स्कूल का आउटपुट देखकर हमें जो जरूरियात हमारी होती है उसके मुताबिक हमें वो देते हैं। बच्चों का यूनिफॉर्म आपका बहुत नीट एंड क्लीन और अलग है, आपके टीचर्स का भी यूनिफॉर्म है, तो ये आपने सोचा कि ये सरकारी पॉलिसी है कि आपने अलग से इम्प्लीमेंट किया है कि मेरे यहाँ सब कुछ इसी तरह अलग ही होगा? हमारी शिक्षण समिति भी बच्चों को यूनिफॉर्म देती है। उसके अलावा हमने 2018 में एक NGO के थ्रू यूनिफॉर्म बच्चों को डोनेट करवाए थे, तो बच्चे, पेरेंट्स भी समझ चुके हैं जो सभी का एक यूनिक यूनिफॉर्म होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये सरकारी स्कूल का बच्चा है, तो हम पेरेंट्स को मन में जो सरकारी स्कूल के प्रति जो घृणा है वो दूर करने के लिए, और बच्चे को भी लगना चाहिए कि मेरा यूनिफॉर्म यूनिक है, सबसे अलग है, तो उसके जरिए हमने यूनिफॉर्म भी चेंज किया। टीचर्स का जो यूनिफॉर्म है वो टीचर्स ने खुद ने डिसाइड किया है। वैसे सरकार का कोई नॉर्म्स नहीं है कि यूनिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन टीचर्स ने खुद को डिसाइड किया है उन्होंने कि हमारा भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उसके जरिए टीचर्स, मेरा भी यूनिफॉर्म है। सर आपके बच्चे हर जगह एक्सीलेंस करते ही हैं, उन्हें खेल में आगे बढ़ाने के लिए आप विशेष रूप से क्या प्रयास करते हैं? हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन में भी करते हैं और खेल में, जैसे कला महाकुंभ है, खेल महाकुंभ है, वैसे भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं। हमारी जो खो खो की टीम है वो स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस करती है। कला महाकुंभ में हम गरबा स्पर्धा में अव्वल है, पूरे गुजरात में अव्वल है। उसके अलावा लंगड़ी जो स्पर्धा होती है उसमें हमारे 3-4 बच्चे नेशनल भी खेल चुके हैं। वैसे हमारे जो बच्चों में पूरा डेवलपमेंट, सर्वांगी विकास जिसे बोलते हैं, वो है, उसके वो हो पाए, इसलिए हम बच्चों को वो भी हम ट्रेन करते हैं, हमारे टीचर्स उसे उनमें ट्रेन करते हैं बच्चों को। और वीएनएम खेल उत्सव की बहुत सारी ट्रॉफीज मुझे दिख रही है आपके यहाँ। वीएनएम का जो खेल उत्सव होता है उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं और बच्चे अव्वल जीत के भी आते हैं, इसलिए आपको ये ट्रॉफी दिखाई देगी होगी। जब वीएनएम खेल उत्सव होता है हम बच्चों को पूछते हैं आप कौन से स्कूल से, वो कहते हैं कवि दुल्ला काग। जब भी पूछते हैं आप कौन से स्कूल से, कवि दुल्ला काग, तो कवि दुल्ला काग के बच्चे हर एक्टिविटी में वीएनएम खेल उत्सव जो होता है वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। तो यहाँ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही जाती है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे से पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकते, बच्चे से पढ़ लिख कर नहीं सीख सकते, उनका सर्वांगी विकास होगा, उन्हें हर तरह का नॉलेज होगा, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बच्चे ही स्कूल का संचालन करते हैं, तो आप सोचिए यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे
वो एक बेहतर भारत, एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए संपूर्ण रूप से सक्षम होंगे। और उसका श्रेय जिगर ठाकर सर जैसे प्रिंसिपल को जाता है, यहाँ के शिक्षकों को जाता है और पूरी एक एंटायर टीम को जाता है जो यहाँ बच्चों को एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों द्वारा चलाई जाती एक स्कूल जो सरकारी शिक्षा के मॉडल को बेहतरीन रूप से एक बहुत अच्छा आयाम प्रदान करती है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल हर जगह काफी चर्चा में है। अगर गुजरात में भी इसी तरह का शिक्षा मॉडल खासकर यहाँ जो लागू किया है वैसा लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है शिक्षा पर वो कहीं ना कहीं काम में आता हुआ लगेगा और लोगों के जो पैसे प्राइवेट स्कूल में जो खुली लूट मचा कर रखी गई है, प्राइवेट स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो कम हो सकते हैं अगर हर स्कूल इसी तरह की हो। एक खास रिपोर्ट वडोदरा की सरकारी स्कूल की वीएनएम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है। कैसा लगा आपको ये स्कूल का माहौल, ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बच्चों का प्रयास और ये स्कूल का प्रयास हर किसी तक पहुंचना जरूरी है ताकि हर शिक्षक अपनी स्कूल को ऐसा ही बनाना चाहे। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।